हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत देखिए, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है, संयुक्त व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, सभी को आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। कंसेप्ट क्लियर होना आपका जरूरी है। यदि कंसेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा तो 50% आपकी हिंदी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, हिंदी वर्णमाला की बात करें तो बात करते हैं वर्ण या अक्षर। जो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, उसको क्या बोलते हैं? वर्ण या अक्षर बोला जाता है। ठीक है, तो अक्षर का अर्थ क्या होता है? अक्षर का अर्थ होता है आनास्वान। ठीक है, जिसके खंड ना किया जा सके, जिसको नष्ट ना किया जा सके। ठीक है, तो देखिए, वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके क्या है, खंड ना किया जा सके। जैसे उदाहरण है आपके सामने, मैं बोलता हूं कमल। ठीक है, तो कमल को देखिए, यहां पर हमने 6 भागों में यहां पर खंड किया। ठीक है, लेकिन कमल तो हमारा शब्द है। यहां पर कमल क्या है? शब्द। तो यहां पर का हो गया, आ, मा, आ, ला और आ। तो इसको देखिए, का को क्या हम विभाजित कर सकते हैं? हम खंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आ को खंड कर सकते हैं? इसके भी खंड नहीं कर सकते। तो देखिए, वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको क्या है, इससे ज्यादा हम खंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए, हिंदी में यदि वर्णों की बात करते हैं तो कुल वर्णों की संख्या 52 है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, चलिए, जो पहला है, अब देखिए, वर्णों को 2 भागों में बांटा है। एक तो आपका स्वर हो गया और दूसरा जो है व्यंजन वर्ण है। अब देखिए, स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि को क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण वो कहते हैं। ठीक है, देखिए, या फिर बोल सकते हैं कि जिनका उच्चारण बिना अवरोध के करते हैं हम। ठीक है, जिनका उच्चारण बिना विघ्न के होता है, बिना बाधा के होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण बोलते हैं। या बोल सकते हैं कि जैसे ही हमारे गले से जो वायु आती है और उसका बिना अवरोध किए सीधे बाहर निकल जाती है, उसको बोलते हैं स्वर वर्ण। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, अब जो स्वर वर्ण है इनको हमने 2 भागों में बांटा है। देखिएगा, कहीं कहीं पर 3 आपको मिलेगा, कहीं कहीं पर 3 लिखा हुआ मिलेगा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और साथ में संयुक्त स्वर लिख देते हैं। लेकिन जो संयुक्त स्वर है वो किसका भाग है? दीर्घ स्वर का ही भाग है। तो स्वर हिंदी में 2 हैं। हिंदी में 2 भाग हैं स्वरों के। ठीक है, और संस्कृत में बात करते हैं तो संस्कृत में एक जो तीसरा भाग है वो है पिलुत, पिलुत स्वर। ठीक है, जो पुलुत स्वर है, इसको देखिए, ओम को हम क्या बोलते हैं? ओम। ओम को बोलते हैं पिलुत स्वर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, इनको आपको याद रखना है। और यदि आपने इन स्वरों को याद रख लिया तो समझ लीजिएगा कि आपकी स्वर संधि यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। तो जो भी टॉपिक मैं आगे बताने वाला हूं, यदि आज का वीडियो आपने ध्यान से देख लिया, और स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा इसका। ठीक है, तो देखिए, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। यह भी पूछ लिया जाता है आपसे कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, उ और री। ठीक है, ये 4 वर्ण ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, ठीक है, बड़ा ऊ हो गया, और ए, आय, ओ और औ। और जो आपके ए, आय, ओ, औ हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, तो कहीं कहीं पर देखिए 3 प्रकार बताते हैं। ह्रस्व स्वर माना जाता है, दीर्घ स्वर बोलते हैं, और संयुक्त स्वर भी बताते हैं। लेकिन जो संयुक्त स्वर है वो किसका भाग है? दीर्घ स्वर का ही भाग है। तो 3 नहीं है, हिंदी में सिर्फ 2 भाग हैं। ठीक है, स्वरों के। तो इसको आपको याद रखना है। पूछ लेगा यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर 3 मत लगाइएगा, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। चलिए, इसके बाद में आते हैं व्यंजन। स्वर वर्ण हमारे कंप्लीट हो गए। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन, व्यंजन उस ध्वनि को बोलते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। समझ रहे हैं ना आप? अभी मैंने आपको कमल बताया था। ठीक है, उदाहरण बताया था कमल। तो का के साथ में हलंत लगकर आ, तो जैसे का है, इसको हम उच्चारित नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं अर्ध व्यंजन। और यदि हमें का उच्चारण करना है तो उसके साथ में स्वर जरूर लगाएंगे। कोई भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर के हो ही नहीं सकता है। ठीक है,
तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक व्यंजन वर्ण के साथ में क्या छुपी होती है? आ की ध्वनि छुपी होती है। जैसे का हो गया, तो का के साथ में भी आ है। ठीक है, बिना आ के उच्चारण ही नहीं कर सकते हम, बिना स्वर के उच्चारण ही नहीं कर सकते व्यंजन का। जैसे मैं लिखता हूं पा, तो पा के साथ में हलंत के साथ में आ। ठीक है, तो ये शुद्ध रूप होता है इसका। ठीक है, अब वर्ण देखिए, तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की बात करते हैं तो हिंदी में व्यंजन वर्ण कितने हैं? कुल 33 हैं। यह भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो 33 है। ठीक है, देखिए साथ में आपको मैं यहां पर लास्ट में कुछ प्रश्न भी करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में विगत वर्षों में जो भी एग्जाम हुए हैं वहां पर पूछे गए प्रश्न हैं, तो ध्यान से समझिएगा आज के टॉपिक को। चलिए देखिए, अब स्पर्श व्यंजन, तो पहला जो भाग है व्यंजन का वो है स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? कुल 25 होती है। ठीक है, कितने भागों में स्पर्श व्यंजन को बांटा है? 5 भागों में बांटा है। का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग जो आपका जैसे का वर्ग हो गया, तो प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो अंतिम अक्षर है प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर है इसको हम बोलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं इनको। ठीक है, बहुत ज्यादा यह प्रश्न पूछा जाता है कि अनुनासिक व्यंजन किसको बोलते हैं? तो जो पंचमा अक्षर होते हैं इन्हीं को हम पंचमा अक्षर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, पंचमा अक्षर। तो अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं इसको भी समझ लीजिएगा। अनुनासिक व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण नासिक या बोल सकते हैं कि नाक और मुख के द्वारा होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। तो किसी भी वर्ग का जो 5वां जो अक्षर होता है उसको बोलते हैं हम अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ये आपको यहां से पॉइंट याद रखना है। कुल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। ठीक है, चलिए देखिए, परिभाषा पर मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा, आपको डायरेक्ट जहां से जैसा प्रश्न बनता है बस वैसे ही आपको समझना है। बस एक नजर डाल लेनी है इस पर, बाकी आपको और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्पर्श व्यंजन देखिए, उच्चारण इनका प्रश्न बनता है कि का वर्ग का उच्चारण कहां से होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि टा वर्ग का उच्चारण कहां से होता है। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि दा का उच्चारण कहां से होता है। तो सीधा देखिए आपके सामने सीधा सीधा लिखा है कि जो का वर्ग है इसके अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। ठीक है, और जो का वर्ग है इसका ये 5 वर्ण का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है, या बोल सकते हैं कि गले के माध्यम से होता है। ठीक है, कंठ होती है ना, तो कंठ के माध्यम से उच्चारण किसका होता है? का, खा, गा, घा और अंगा, इन 5 वर्णों का उच्चारण होता है कंठ से। ठीक है, और इसके अलावा देखिए हा वर्ण का उच्चारण भी किससे होता है? कंठ से होता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चा वर्ग, तो चा वर्ग का उच्चारण किससे होता है? तालु के माध्यम से होता है। ठीक है, चा, छा, जा, झा और या, ये 5 वर्ण का उच्चारण कहां से होता है? तालु के माध्यम से होता है। देखिए तालु क्या है? जो अपना मुंह का जो ऊपरी भाग है वहां पर जब भी आप चा का उच्चारण करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो जीभ है हमारी वो तालु को स्पर्श करती है। ऊपर का जो तल है ना, ऊपर का जो एरिया है मुंह का, उस पर जीभ टच होती है और नीचे आती है। तो चा वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? तालु से होता है। ठीक है, मूर्धा देखिए, इसके अलावा तालु से पूछा जाता है कि जो आपका तालव्य सा है इसका उदाहरण है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है कि जो सा है, ठीक है, इसका उच्चारण कहां से होता है? तालु से होता है। और जो आपका पा वाला ये सा होता है इसका उच्चारण होता है मूर्धा से, और जो सा ये रा वाला सा होता है इसका उच्चारण होता है दंत से। यह भी आपको याद रखना, तीनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, देखिए टा वर्ग की बात करें तो टा हो गया टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा और ना, इन 5 वर्णों का उच्चारण होता है किसके द्वारा? मूर्धा के द्वारा। मूर्धा देखा होगा आपने, जो कठोर पार्ट है ऊपर का वहां पर जीभ टच करती है। ठीक है, ता वर्ग की बात करते हैं तो ता वर्ग का उच्चारण होता है दंत से। जैसे ही आप जैसे देखिए दा बोल के देखिए, दा, तो अंदर जो ऊपर का आपका दांत है, ऊपर वाले जो दांत हैं, ठीक है, तो ऊपर वाले जो आगे के दांत हैं वहां पर जीभ टच होती है, तो इसलिए इन बाणों का उच्चारण कहां पर है? बोला जाता है दांत से होता है। ठीक है,
और सा का भी होता है, इसको भी आपको याद रखना है। पा वर्ग, पा वर्ग का होता है ओष्ठ से। जब भी आप पा बोलते हैं, फा बोलते हैं, तो आपने देखा होगा कि दोनों ओंठ चिपक जाते हैं। दोनों ओंठ क्या है, ऊपरी ओंठ और निचला, दोनों आपस में चिपक जाते हैं। तो इनका उच्चारण कहां से होता है, पा वर्ग से होता है। यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप इनका उच्चारण करके देखिए। जैसे आप का बोलेंगे, का, तो का की आवाज कहीं पर देखिए जीभ टच नहीं कर रही है, का की आवाज सीधे गले से सीधे निकलकर बाहर जा रही है। ठीक है, तो इनका उच्चारण कहां से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। ठीक है, देखिए इसके बाद चा वर्ग हो गया। चा वर्ग तालू को टच करती है जीभ, तो उसका उच्चारण कहां से होता है, तालू से होता है। टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, जहां पर जीभ मूर्धा को टच करती है। ता वर्ग जो ऊपरी दांत है वहां पर जीभ ऊपरी दांत को टच करती है अंदर से, तो दंत से हो गया। ठीक है, और पा वर्ग हो गया, ओठ से हो गया। ठीक है, तो देखिए यहीं से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है जैसे कि टा वर्ग का। देखिए एक मैं आपको प्रश्न बताता हूं, यूपी टेट में पूछा गया था कि टा वर्ग का किस प्रकार के व्यंजन है। टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है, तो टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन जिनको हम बोलते हैं, जिनका उच्चारण मूर्धा के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सामने है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, या, रा, ला और वा। जिनमें से या और वा, याद रखिएगा, या और वा, इनको बोला जाता है अर्धस्वर। क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। और जो आपके रा हो गया और ला, तो रा को बोलते हैं प्रकंपी या लुंठित। प्रकंपी या लुंठित, जिसका मतलब होता है कि जैसे ही आप रा का उच्चारण करते हैं तो गले में कंपन उत्पन्न होता है। देखिए एक बार रा बोलकर देखिए, रा, गले में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए रा को क्या बोलते हैं, प्रकंपी व्यंजन बोलते हैं। और ला पार्श्विक व्यंजन इसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो ला है। और रा कैसा है, प्रकंपी, प्रकंपी या फिर जिसको हम लुंठित बोलते हैं। ठीक है, और या और वा है अर्धस्वर। देखिए जैसे अर्धस्वर का प्रयोग कहां पर करते हैं, जैसे मैं बोलता हूं आई, ठीक है, तो ई के जगह पर इसको प्रयोग करते हैं। आई ऐसा भी लिखा जाता है, तो ई के जगह पर या का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो जो या है और वा, इनको बोला जाता है अर्धस्वर बोलते हैं। चलिए इसके बाद जो दूसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं कि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो देखिए वायु क्या होती है, जैसे ही बाहर निकलती है तो गर्म हो जाती है। ठीक है, रगड़ मारती है, रगड़ या घर्षण के कारण जैसे ही वायु बाहर आती है तो वायु क्या होती है, गर्म हो जाती है। ऊष्म का मतलब क्या होता है, गर्म ही होता है ना। ठीक है, या बोल सकते हैं कि जब वायु बाहर निकलती है तो एक सीटी की तरह आवाज निकलती है, जैसे बोलते हैं सा सा, तो सीटी की तरह आवाज निकलती है किसमें, ऊष्म व्यंजन में। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, जिसमें से सा का उच्चारण मैंने आपको बताया ही है कि तालु से होता है। पा वाले सा का उच्चारण मूर्धा से होता है। ठीक है, और जो सा है इसका उच्चारण होता है दंत से, और हा का उच्चारण होता है कंठ से। आपको याद रखना है, यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, या बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे बताया था ना कि संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर देखिए जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, जैसे आ और ई से मिलकर क्या बनता है, ए बनता था। ठीक है, तो जो आपका ए है वो कैसा है, एक संयुक्त स्वर है। इसी प्रकार से संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी है, 4 है, कंफ्यूज नहीं होना है। और संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जैसे आपका छा है, तो छा किससे मिलकर बना है, का और सा, इन दोनों वर्णों से मिलकर बना है। और ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम से में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन, जैसे पूछा जाएगा कि छा किसके योग से बना है, तो किसके योग से बना है, का और सा से। इसी प्रकार तरा, तो ता और रा से मिलकर तरा बना है। ठीक है, और जा और या से मिलकर बना है कौन सा व्यंजन, ज्ञा, ज्ञा। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। ऐसे व्यंजन जो 2
या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजनों की संख्या है 2। ठीक है, देखिए जैसे मैं बोलता हूं पढ़ाई, ठीक है, मैं बोलता हूं लड़का, तो द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है, कौन से हैं? ड़ा और ड़ा, इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके अलावा इनका एक और नाम है द्विगुण व्यंजन, या जिसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं इसको भी समझ लीजिएगा, थोड़ा सा परिभाषा के माध्यम से क्या है थोड़ा आप जल्दी समझ जाते हैं। देखिए जो ओढ़ा है ओढ़ा, जब भी आप इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ क्या होती है? झट से ऊपर जाती है और झट से नीचे आती है। देखिए ड़ा ड़ा, तो ऊपर टच होकर और तुरंत नीचे आती है झट के साथ में, तो उसको क्या बोलते हैं? हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, ड़ा हो गया और ढ़ा हो गया। अयोगवाह, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी है। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में अयोगवाह की संख्या 2 है और संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से होते हैं? एक तो अंग हो गया और दूसरा आहा हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। चलिए चलिए इसके बाद जो है वो है अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए अब अल्प प्राण कैसे समझना है आपको, महाप्राण, इसके लिए आपके सामने स्पष्ट लिखा है पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा, चौथा। कुछ नहीं करना, एक नजर डालिए इस पर और सीधा आप आंसर लगाइएगा। चलिए देखिए, तो अल्प प्राण क्या है? किसी भी वर्ग का, आपके सामने मैंने यहां पर उदाहरण में दिया है का वर्ग, तो देखिए किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और साथ में अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण। समझ गए ना? और महाप्राण क्या होते हैं? किसी भी वर्ग का दूसरा व्यंजन वर्ण और चौथा और साथ में ऊष्म व्यंजन होते हैं महाप्राण। ठीक है, देखिए अब यदि आपको समझना है कि अल्प प्राण क्या होते हैं, तो जिनके उच्चारण में ज्यादा ताकत लगती है या फिर जिनके उच्चारण में ज्यादा श्वास वायु की आवश्यकता होती है, तो उसको बोलते हैं हम महाप्राण। और जिनके उच्चारण में कम श्वास वायु लगे, ठीक है, कम श्वास वायु लगती है, उसको बोलते हैं अल्प प्राण। जैसे मैं बोलता हूं का, तो देखिए का में कम जोर देना पड़ रहा है, कम जोर देते हैं ना का, लेकिन मैं बोलता हूं खा, तो खा में क्या है? ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है, तो खा कैसा हो जाएगा? आपका महाप्राण बाण हो जाएगा, जिसमें ज्यादा श्वास वायु की आवश्यकता है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। तो अल्प प्राण जिसमें कम श्वास वायु की आवश्यकता हो, ठीक है, और महाप्राण क्या होते हैं? जिसमें ज्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता हो या ज्यादा श्वास वायु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन और दूसरा, चौथा और सा और हा, ये होते हैं महाप्राण। चलिए अगला, जो अगला है आपका वो है अघोष और घोष। अब देखिए यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, अघोष और घोष। तो देखिए नाद के आधार पर व्यंजन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो अघोष और घोष। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? पहला वर्ण किसी भी वर्ग का और दूसरा वर्ण, ठीक है, और तीनों सा, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण और तीनों सा कैसे होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं, ये बोल सकते हैं कि अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा घोष क्या होते हैं? घोष होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीनों। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन और साथ में एक आपका ऊष्म व्यंजन भी है यहां पर, तो ये क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, अब बढ़ते हैं, देखिए कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और प्रश्न पूछे भी गए हैं। वही प्रश्न आपको बता रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एग्जाम्स में। चलिए पहला प्रश्न है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं? क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोला जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण कौन से होते हैं? मैंने बताया था अल्प प्राण क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कम ताकत लगती है, ठीक है, कम श्वास वायु की आवश्यकता होती है। या फिर बोल सकते हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा और साथ में 11 लावा, ठीक है। तो देखिए किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा, तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? का और गा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ये पूछे गए प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। ज्ञा, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जा और यहाँ के, जा और यहाँ के, जा और न्या के और जा और धा से। तो देखिए जा और यहाँ के, तो ऑप्शन यहां पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हलंत का भी आपको याद रखना है, क्योंकि बताया था ना मैंने कि जो व्यंजन वर्ण है बिना स्वर के उच्चारण नहीं हो सकता है इसका। तो साथ में किस कौन लगा हुआ है? स्वर साथ में लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, दंत है, तालु है और कंठ है। घा वर्ण का, तो आपको याद रखना है कि घा वर्ण किस वर्ग में आता है? तो घा आता है का वर्ग में, का, खा, गा और घा, ठीक है। तो घा वर्ण का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। जो का वर्ग है, का वर्ग का उच्चारण कहां से किया जाता है? कंठ से किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह पूछ रहा है। ई है, उ है, अंगाह है और आ। तो देखिए आ, ठीक है, और ई, उ ये कैसे हैं? स्वर हैं सभी। और जो अयोगवाह है इनकी संख्या कितनी है? 2 है, अंग और आहा। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा घोष बाण है? घोष बाण बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन कह रहा है कि खा है, ठा है और मां और चा। तो देखिए घोष बाण कौन कौन से बताए थे मैंने, कि किसी भी वर्ग का तीसरा बाण, चौथा और पांचवा बाण, और अंतस्थ व्यंजन या रा, ला, वा और एक ऊष्म व्यंजन, इतने आपके घोष बाण हैं। तो देखिए खा, खा की पोजीशन वर्ग में दूसरे स्थान पर है। ठा, ठा की भी पोजीशन दूसरे स्थान पर है। मां, मां की पोजीशन है 5वें स्थान पर। और चा, चा की पोजीशन है पहले स्थान पर। तो खा आपका एक अघोष बाण है, ठा भी अघोष बाण है, ठीक है, और चा भी अघोष बाण है। तो मां यहां पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मां है कैसा है? एक घोष बाण है, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, प्रश्न में ही देखिए किस प्रकार के बनते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया। तो आज का जो टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और यदि आपने इसको ध्यान से देखा है आज, तो समझ लीजिएगा कि आपका 50% तक आपका कोर्स हल्का होने वाला है आपके लिए। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, सभी यहां पर जो जितने में प्रयोग किया जाता है वर्णमाला का प्रयोग होता है। यदि वर्णमाला का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो यदि आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है तो एक बार फिर से देखिए, और जो भी देखिए, जो भी बताया है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा उसका, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद में अगला वीडियो आपके लिए संधि से संबंधित मिल जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों को भी संधि से संबंधित दिक्कत है वो अगला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वीडियो देखना जरूरी है, जो आज का वर्णमाला है, वर्णमाला का ये वीडियो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि संधि आप तभी समझ पाएंगे जब आप वर्णमाला आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।